नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कड़वासरा आप सभी का स्वागत करता हूं समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। जो साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भरा है राजस्थान का और जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। लो लेवल के क्वेश्चन है जहां से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपका मैथ का बेस जहाँ से तैयार होता है और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी इनकी तैयारी कर रहे हैं आप ज़रूर नोट कर लें। जो साथी एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे और इनमें से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज उठाते हैं, वो है प्रॉफिट लॉस लाभ हानि का क्वेश्चन है। उसने कहा एक सोने की अंगूठी 19,125 में 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसे सवाल आए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो यूं ही बना कर रखना है, वो है दिया हुआ क्या है आपको सवाल में, फिर उससे जो संबंधित बात करता है उसको आप बट्टे में लीजिए और जो आपको ज्ञात करना है उसका गुणा कर दीजिए। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, 19,125 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमने लिखा है 19,125 विक्रय मूल्य। तो बट्टे में भी उससे संबंधित मान आएगा, जो दिया हुआ है ना उससे संबंधित मान ही बट्टे में आएगा। तो विक्रय मूल्य ये हमें नीचे लिखना है। देखो 15% हानि पर बेचा जाता है, इसका मतलब 100 रुपये वाली चीज़ 15% हानि पर कितने की होगी, 85 रुपये की होगी। ये विक्रय मूल्य हो गया। ऊपर विक्रय मूल्य दिया होता है, नीचे भी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, 100 रुपये। तो ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 100 ही ज्ञात करना है। अब इनको हम काटते हैं, 5 के पहाड़े से काटा 17 बार, ऊपर काटेंगे तो अपने पास आया है 5 दिए 15, 3 8 2 5। अब इसको काट देते हैं 17 के पहाड़े से, हमारे पास भाग जाता है आपका 2 2 5। तो जब इसको गुणा किया गया तो अपने को मिल गया है 22,500 रुपये। क्या आ गया आपका क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन बी में है। हमें क्या करना है, दिया हुआ बट्टे संबंधित गुणा ज्ञात करना। यहाँ दिया हुआ था विक्रय मूल्य तो बट्टे में विक्रय मूल्य लेंगे, ज्ञात क्या करना था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम 100 रुपये मानते ही हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। जरूर नोट कर ले। ऐसे सवाल चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, पटवार के में देखने को मिल सकते हैं। तो पेपर का लेवल आसान से मॉडरेट की तरफ बढ़ता है, तो उस हिसाब से ही पहले हम आसान सवाल करते हैं, फिर धीरे धीरे अच्छे लेवल के सवाल भी करेंगे। और अगर आप लोग जो भी है रहे तो आप अपनी एडवाइस देना। अगर काफ़ी बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर टॉपिक वाइज कराइए मैथ की, तो हम टॉपिक वाइज भी अपने एक बार सिलेबस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे प्रोवाइड कराएंगे ताकि और अच्छे से आपकी तैयारी उसकी। फिर भी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अब देखो यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपये में खरीदी तो 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। वही फॉर्मूला है, देखो दिया हुआ क्या है, क्रय मूल्य 60 रुपये, तो बट्टे में क्या लिखते हो आप लोग, क्रय मूल्य लिखते हो 100 रुपये। अब क्या करना है, 25% लाभ पर बेचा जाए, इसका मतलब 100 वाली चीज़ कितने में बेचती, विक्रय मूल्य पूछा है 125 रुपये में। लाभ कहे तो 100 में जोड़ दो और हानि कहे तो घटा दो। अब इसको सॉल्व करना है, 25 पंजा और 25 चौके, और ये काट दिया आपने 15 बार, 15 पंजे 75। ये आपका आंसर आ गया। वैसे आसान सा सवाल है, थोड़ा देख करके करना है, हमें सीखने हैं चीज़ों को। दिया हुआ बट्टे संबंधित गुणा ज्ञात करना, इससे आपके सवाल होते चलेंगे। अंकगणित के मैक्सिमम सवाल इस फॉर्मूले से हो जाते हैं। ये सबसे अच्छा सवाल रहता है, आप जरूर नोट करना। देखो अगर वो कहे क्रय मूल्य तो हमें यहाँ रखना है क्रय मूल्य और इधर रखना है विक्रय मूल्य। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो इनके स्थान बदल देने। उसने क्या कहा है, देखो 18 पेन का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी ये दोनों बराबर हो जाए, ध्यान रखना लेफ्ट साइड में आपको क्रय मूल्य लिखना है और राइट साइड में विक्रय मूल्य लिखना है। कई बार आगे पीछे लिख देता है ये भाषागत में सवाल में, तो हमें ध्यान रखना है लेफ्ट साइड में क्रय मूल्य वाली चीज़ लिख दो और राइट साइड में विक्रय मूल्य। जब ये बराबर हो जाए तो इनके स्थान बदल दीजिए, 12 इधर आ जाएगा और 18 कहाँ आ जाएगा, इधर। इसका मतलब वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य तो 12, विक्रय मूल्य 18 है, तो लाभ हो गया हमें कितने रुपए का हुआ है, 12 वाली चीज़ जब 18 में बेचते हैं 6 रुपये का। लाभ और हानि का प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर, जो कि हमारे पास 12 है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, काटने के बाद में हमारा मान आ गया है प्रतिशत में 50%, जो कि हमारा लाभ है। करना क्या है, ऐसे सवाल बहुत अच्छे सवाल रहेंगे और आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा ये वाला सवाल कि 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर लिखना है।
और बराबर होने के बाद में इनके स्थान बदल देने हैं। तो 12 रुपये वाली चीज़ कितने में बेच रहा है वो 18 रुपये में, तो हमें पता चल गया कि ये लाभ हो रहा है भाई। और लाभ और हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता है जब तक वो ना बोले। तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल पर हमने लाभ कैलकुलेट किया तो 50% आ गया। अगला सवाल है, दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो देखिए उसने क्या बेची है, 20 कमीज बेची है, तो 20 कमीज का विक्रय मूल्य, जब 20 बेची है तो उसने पक्का 20 खरीदी होगी, तो 20 का क्रय मूल्य लिख दिया। अब बताओ उसने क्या कहा, 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। क्रय मूल्य बराबर होता है सदैव ही विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। तो यहाँ पर लाभ क्या है, ये देखो, ये हमारे पास विक्रय मूल्य, लाभ है हमारे पास 5 का विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए 20 का विक्रय मूल्य माइनस 5 का विक्रय मूल्य, तो हमारे पास क्या आ गया, 15 विक्रय मूल्य आ गया, और क्या आ गया, 20 क्रय मूल्य आ गया। जब भी मैंने पिछले सवाल में ही बात कहा था, जब बराबर हो जाए होते ही क्या कर दो, इनके स्थान बदल दो। इसका मतलब 15 रुपये क्रय मूल्य हो गया और 20 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 15 वाली चीज़ 20 में बेचते हो, 5 रुपये का फायदा है, क्रय मूल्य है 15, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, हमें 100 का गुणा करना है। तो 5 से 3 बार कट गया, 100 बट्टा में 3 का मान हम जानते हैं 33 से 1/3% या 33.33%, जो कि ऑप्शन डी में आंसर है। हमें क्या करना है, सवालों को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। जब उसने कहा है कि 12 कमीज बेची है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, 20 कमीज बेची है तो 20 ही खरीदी होगी। अब क्रय मूल्य सदैव ही क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, और एक होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो इसने लाभ की बात की है, तो ये क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। अब देखो लाभ में जो बात कही थी वही बात मैंने लिखी है। उसने कहा है 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये देखो 5 कमीज का विक्रय मूल्य, दोनों बातें एक जैसी थी, तो 20 में से 5 घटा दिया, हमारे पास 15 विक्रय मूल्य हो गया। जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हो जाए तो इनके क्या कर दो, स्थान बदल दो। स्थान बदलते ही देखो 15 क्या बन गया, क्रय मूल्य, और 20 क्या बन गया, विक्रय मूल्य। तो 15 वाली चीज़ 20 पर बेचते हो, आपको ही पता है 5 रुपये का लाभ है, और प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य पर निकलेगा 5/15, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, तो आपका मान आ जाता है 33.33। अगला सवाल अच्छा सवाल है, एसएससी ने ये पूछने स्टार्ट किए थे, उसके बाद में काफ़ी एग्जाम में ये सवाल देखने को मिलता है। देखो वैसे लाभ और हानि का प्रतिशत सदैव ही क्रय मूल्य पर निकलता है, बट इस सवाल में उसने क्या कहा, विक्रय मूल्य के आधार पर अगर हानि की गणना करूं तो 25% होती है। तो जब भी बात कही ऐसी तो हमें मान लेना है, माना विक्रय मूल्य कितना माना हमने, 100 रुपये, जिस पर वो कैलकुलेट करा रहा है उसी को 100 मान लो। क्रय मूल्य को बोलता है तो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं, बट उसने क्या कहा है कि वो विक्रय मूल्य के आधार पर हानि की गणना करता है। तो 100 रुपये पर हानि कितने रुपए की हो गई, 25% क्या होता है, 25 होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, हानि अगर विक्रय मूल्य पर हुई तो 25 रुपये की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 125। अब उसने कहा है कि लागत मूल्य के आधार पर या क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत बताओ। तो हानि तो है कितनी, लागत मूल्य पर बात करें हानि प्रतिशत, तो हानि दिख रही है 125 वाली चीज़ 100 रुपये में बेची जा रही है तो 25, क्रय मूल्य पर ज्ञात करने को कहा है तो 125 और गुणा में 100, ये आपका मान आ जाता है 20%। 25 से 5 बार कट गया, फिर 100/5 का मतलब हो गया 20%, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। हमें क्या करना है, जिस पर कैलकुलेट करा रहा है उसको 100 मानो। हम जानते हैं 100 का 25% 25 रुपये होता है। जब हानि हो रही है तो पक्का क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, तो 100 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा। इससे कितना ज़्यादा, 25 रुपये, तो 125 हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब उसने कहा है कि वास्तविक हानि बताइए, तो वास्तविक हानि होती है या लागत मूल्य पर हानि होती है, तो हमने लागत मूल्य पर कम कैलकुलेट कर दी, जो कि 25, और क्रय मूल्य दे रखा है हमें 125 और गुणा में 100, सोल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ जाता है 20%। अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए, अपने सुझाव जरूर दीजिए, और जिस साथी ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर कर लें, और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और देखो दोस्तों, जो भी अगर बाई चांस कोई सवाल हो आपसे को पूछने हो मैथ के या किसी और टॉपिक के, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, हमारे स्टडी ग्रुप से, जिसमें हम क्लासेस के जो ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं तो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और मन लगाकर तैयारी कीजिए। क्या सहयोग कर सकते हैं कि आपस में मिलकर चलें और सभी साथी, मेरे छोटे भाई, मेरे बराबर के साथी जल्द से जल्द सरकारी सेवा में चयन हो, है ना। चलिए अगला सवाल है कि राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे हैं और 3 की दर से 15 रुपये में बेच दिए। जब भी ऐसी बातें करेगा ध्यान रखिए, हमें रुपए ऊपर रखने और वस्तु नीचे रखनी है। ये क्रय मूल्य की साइड में कर देना और ये भी क्रय मूल्य की साइड में कर देना, सेम ही चीज़। ऐसा करने के बाद में हमें ये याद रखना है कि रुपए हमारे लिए प्रायोरिटी रखते हैं। ये याद रखो करने का तरीका कि रुपए हमारे लिए ऊपर रखते हैं, ऊपर हो गया। फिर उसके बाद में आप क्या कर दो, हवा में तीर मार दो, वस्तु का रुपए के साथ गुणा करके यहाँ पर लिख देना, ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर वस्तु का इधर भी रुपए के साथ गुणा कर देना, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। और फिर आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। जैसे 20 रुपये में 5 केले खरीदे हैं भाई, तो ये लो भाई 20 रुपये में कितने खरीदे, 5, और 3 की दर से 15 रुपये में बेचते, तो 15 रुपये में कितने बेच रहे हैं वो, 3 बेच रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर हवा में तीर मार दिया है हमने, तो 20 दिया 60 रुपये हो गया, जो कि हमारा क्रय मूल्य आ गया। ये 5 गुणा में 15 कितने हो गए, 75 हो गए। अब हमें दिख गया कि 60 रुपये वाली चीज़ हम कितने में बेच रहे हैं, 75 में बेच रहे हैं, तो हमारा फायदा हो गया 15 रुपये का। और लाभ किस पर निकलता है, सदैव ही क्रय मूल्य पर निकलता है, जो कि क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 60 रुपये है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 15 चौके 60, 100 बट्टे में 4, आपका उत्तर हो जाएगा 25%। ये आपका ऑप्शन ए में आपका सही आंसर है। तो करना क्या है, थोड़ा ध्यान रखिए, हमें ये वाली चीज़ सीखनी है कि रुपए हमारे लिए ऊपर रहेंगे, तो रुपए बट्टे में वस्तु लिख दीजिए क्रय मूल्य की, फिर विक्रय मूल्य की भी रुपए बट्टे वस्तु लिख दीजिए और हवा में तीर चला दीजिए और आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बन जाएंगे। उसके बाद में हमें हिसाब पता चल जाएगा, अगर ज़्यादा में बेचा जा रहा है तो लाभ और कम में बेचा जा रहा है तो हानि। यह सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, 2 वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य समान है, अगर समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती है और एक वस्तु पर आपको x% लाभ और दूसरी पर अगर x% हानि होती है, मतलब लाभ और हानि का प्रतिशत समान हो रहा है अलग अलग वस्तु पर, तो सौदे में सदैव ही क्या होगी, हानि होगी। और वो हानि का प्रतिशत क्या रहेगा, सदैव ही जो x की वैल्यू दे रही है उसका स्क्वायर और बट्टा में 100। क्या ध्यान रखना है कि जब भी विक्रय मूल्य समान हो, तो देखो उसने ये कहा एक व्यक्ति एक घड़ी और कैलकुलेटर समान मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य समान है। एक घड़ी को 15% लाभ पर और कैलकुलेटर को 15% हानि, इसका मतलब x के मान भी बराबर है। इस केस में सदैव क्या होगा, हानि होगी, और वो क्या होगी, x स्क्वायर के बट्टा में 100 के। तो 15 है हमारे पास, x की वैल्यू है, तो वो 15 की स्क्वायर और बट्टा में 100। 15 की स्क्वायर हम जानते हैं 225 और बट्टे में 100 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2.25% की क्या है, इस सौदे में हानि हुई है, 2.25% की हानि। अच्छा सवाल है साथियों, ज़रूर नोट करना, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ मेहनत वाली ज़्यादा बात नहीं है, थोड़ा सा अभी से मेहनत स्टार्ट कीजिए, PYQ कीजिए। जो साथियों को कोई भी दिक्कत आ रही है आप ज़रूर पूछिए, और मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और आसान भाषा में समझा करके आपको कराए जा सके, और वही एग्ज़ाम में मिलेंगे, उसी लेवल के सवाल आपको मिलेंगे। तो ज़रूर ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लेवे और नोट कर लेवे अपनी कॉपी में। अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या कुछ सुझाव है आपके, ताकि हम और बेहतरीन कर सकें। अगला सवाल है सरल ब्याज पर। तो हमें सरल ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है आपका मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय और बट्टा में क्या होता है, 100 होता है। अब जो बातें कही है आप वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसने कहा है कि मूलधन उसने पूछा है, मूलधन हम मान लेते हैं P, दर उसने दे रखी है कितनी, Y, समय उसने दे रखा है Y वर्षों के लिए तो Y, और बट्टा में 100, और ब्याज कितना मिलता है, Y रुपये मिलता है। देखिए ये Y से ये Y कट जाएगा, हमारा P का मान क्या आ जाएगा, P बराबर में 100 और बट्टे में Y आ जाएगा, इसका मतलब 100 भाग Y, ए आपका सही उत्तर है। कैसे, तो ये देखिए ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये वाला Y इसके बट्टे में आ जाएगा। जब अपने वज्र गुणा करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 100 बट्टे में Y, इसका मतलब ये आपका 100 भाग Y।
जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट सवाल भी लाभ आपके साधारण ब्याज से रहेगा। कहता है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है। उसने क्या बात कही है वो बात लिख लीजिए, आप आसानी से सवालों को समझना है, उसके बाद में स्पीड बना लेना भाई। साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का 1/36 है। तो सदैव ही जो बट्टे में संख्या है वो मूलधन मान लो। तो हमारा मूलधन कितना हो गया? मूलधन पी का मान हो गया 36। अब देखो ब्याज कितना हो गया? 36 का मतलब गुणा 1/36। तो 36 से 36 कट गया, ब्याज कितना आ गया? 1। अब उसने क्या कहा है? दर और वर्षों की संख्या समान है। अगर समय और वर्ष दोनों ही हम मान लेते हैं, एक्स ए वर्ष मान लेते हैं, ए और ए ही है आपका, टी का मान भी ए है और दर का मान भी 1 है, क्योंकि उसने मान बराबर बताए हैं। तो ए गुणा में ए और बट्टा में 100। वज्र गुणा करोगे तो आपके पास ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 100/36 आ जाएगा। ये 100 ऊपर चला जाएगा और 36 इधर से बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा? इनका रूट हो जाएगा। 100 का रूट हमें पता है कितना होता है? 10 और 36 का रूट हमें पता है 6। हमारा मान आ जाएगा 5/3%। अगर दर पूछता है तो प्रतिशत में और समय पूछता है तो 5/3 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी में है। क्या करना है? जो बात बोलता है वो भाषा लिखिए। उसने बोला है भाई देखो ब्याज क्या है? मूलधन का 1/36 है। तो हमने मूलधन 36 मान लिया, कारण कि जो बट्टे में संख्या है वो मान लो काटना आसान रहेगा, आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो उससे हमारा ब्याज का मान आ गया 1 और फिर हमने ब्याज के फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट की है। और उसने एक शर्त कह दी कि जो आपका समय और दर है वो एक जैसी हैं। तो मैंने ए मान लिया, तो ए गुणा में ए स्क्वायर हो गया, जो कि 100/36 हो गया, जिसको सोल्व करने पर हमारा मान आ गया 5/3। दर पूछा तो प्रतिशत लग गया और अगर समय पूछता तो मैं यहाँ मात्रक वर्ष लगा देता भाई। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धन 12 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाएगा? धन दुगना हो रहा है, इसका मतलब धन जब भी बात करता है धन दुगना होता है तो वो मिश्र धन की बात कर रहा है। मिश्र धन क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। किससे? खुद की राशि से कोई धनराशि दुगनी हो रही है, इसका मतलब मिश्र धन। तो मूलधन हम मान लो 100 रुपये, तो 100 रुपये मानने पर आपका मिश्र धन कितना हो गया? 200। इसका मतलब 100 वाली चीज़ 200 हो रही है, तो ब्याज कितना मिला हमें? 100 रुपये। ब्याज का सूत्र लगाया मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय दे रखा है उसने 12 वर्ष और बट्टा में 100। अब उसने यही कैलकुलेट कराया कि दर का मान बताइए। तो कोई धन दुगना हुआ है तब हमें मिश्र धन की बात करेगा, अगर कहीं ब्याज दुगना होता है तो ब्याज की बात करेगा। तो यहाँ मिश्र धन हमारा 200 हो गया। 100 रुपये वाली चीज़ जब 200 होती है तो हमें ब्याज मिलता है 100 रुपये। तो ब्याज का सूत्र में वैल्यू रखी है 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा में 100। 100 से 100 कट गया, हमारा आर का मान आ गया है जो कि 100/12 आया। जिसको सोल्व करते हैं तो हमारा मान आता है भाई 4 के पाड़े से ही काट देते हैं 25 बार और 4 के पाड़े से काट दिया 3 बार। ये हमारा मान आ गया 8 से ही 1/3 या 8.33%। ये जो कि ऑप्शन क्या है आपका ए में है। तो सोल्व कर लीजिए, बढ़िया सवाल है, अच्छे से नोट करना, चीज़ों को सीखना। ये भाषागत सवाल जब भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के रहेंगे तो 2 सवाल अच्छे बनते हैं। या तो वो कहेगा ब्याज इतना गुना हो जाता है मूलधन का, या बोलेगा राशि इतने गुना हो जाती है। राशि के केस में ध्यान रखना है मिश्र धन की बात कर रहा है। सवाल नंबर 11, ये भी आपका साधारण ब्याज से रहेगा। कह रहा है एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी होगी। राशि हुई है, इसका मतलब मिश्र धन हुआ है। मिश्र धन क्या हो गया? मूलधन मान लिया, मूलधन 100 रुपये, तो उसका 3 गुना कितना हो गया? 300। तो ब्याज कितना मिला है भाई? जब भी 100 रुपये वाली चीज़ है, मूलधन 100 रुपये मानोगे तो मिश्र धन उसका 3 गुना हो गया तो 300। तो ब्याज कितना मिला? 300 माइनस के 100, 200 रुपये। तो ब्याज अपने पास आ गया 200, मूलधन है आपके पास 100 रुपये और 5 वर्ष उसने समय दे रखा है। दर हमें निकाल लेनी है। कारण यह है कि उसने कहा है कितने वर्षों में यह राशि समान ब्याज दर पर, तो पहले दर हमें पता होनी चाहिए तभी आगे कैलकुलेशन होगी। तो ये दर का मान हमारे पास आ गया 40%। 200 बट्टा में 5 जो क्या है 40%। अब उसने क्या कहा है कि
धनराशि क्या हो जाए, कितने वर्षों में राशि समान ब्याज पर स्वयं की 5 गुनी हो जाए। इसका मतलब अब बात कर रहा है वो किसकी, मिश्र धन की। कितना हो जाए मिश्र धन, अब स्वयं का 5 गुना हो जाए। मिश्र धन हो जाएगा 500 रुपये। तो ब्याज बताओ कितना मिला, 100 वाली चीज 500 होती है तो 400 रुपये। मूलधन वही 100 रुपये है, दर हमें निकाल रखी है वही दर, इसका मतलब 40%। समय पूछा है, समय को सोल्व करेंगे। हमारा मान आ गया 40 से कट गया ये 10 बार, तो समय क्या आ गया 10 वर्ष आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में उसने 2 काम करवाए। पहले का है उसी दर पर, तो पहले इससे हमने दर निकाली है जो कि 40% आई है, और उसके बाद में समय पूछा है। तो यहाँ पर ब्याज के फॉर्मूले में अगले टर्म्स में हमने समय निकाल दिया जो कि 10 वर्ष आ गया है। बढ़िया सवाल है, देख लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, और ये सवाल आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करके रखें। आपको पटवार के पेपर में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भरा है राजस्थान के, उनको भी यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सब कुछ सही रहा तो 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे इसी वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। औसत पर अगर सवाल देता है तो सबसे आसान और सबसे अच्छा सुलझा हुआ सवाल है। उसने कहा है 2 संख्याओं का औसत, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, औसत का सूत्र याद होना चाहिए। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या होता है। तो आप बताओ योग का सूत्र क्या बन जाएगा, राशियों का योग क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। अब इस केस में देखो उसने क्या कहा है, 2 संख्याओं का औसत, तो मैं निकाल रहा हूं 2 संख्या का योग, 2 संख्या का योग। औसत उसने कितना दे रखा है, XY दे रखा है, संख्याएं 2 है तो मैंने 2 का गुणा कर दिया है। क्या कर दिया है, 2 का गुणा कर दिया है। तो औसत गुणा राशियों की संख्या, ये क्या हो गया, 2 संख्याओं का योग हो गया। उसने कहा एक संख्या, इन 2 संख्याओं में से एक संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या उसने पूछी है तो वो हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क, जो कि किसके बराबर आ गया, 2xy के बराबर आ गया। तो वो दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या हो जाएगा, 2xy और माइनस के x। ये अच्छा सवाल बन करके आता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में रहेगा। बढ़िया सवाल है, आप इसको अच्छे से नोट कर लें भाई। ठीक है, करना क्या है, 2 राशियों का योग निकालना था, औसत दे रखा था, औसत गुणा राशियों की संख्या। तो हमारा मान आ गया 2 राशियों का योग, वो आ गया 2xy, जिसमें से अब उसने पहली राशि x कह दी तो दूसरी राशि निकाल सकते हैं। जुड़ी हुई चीज़ इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 2xy माइनस का x, या तो इसी टर्म्स में मिलेगा और वरना x कॉमन लिख करके ये वाला सब आंसर भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा संभल करके आपको करना है। सवाल बढ़िया था, ज़रूर नोट कर लें। और यहाँ पर एक सवाल मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। सवाल बनकर आता है कि 2 संख्याओं का औसत m है। क्या बोलेगा, 2 संख्याओं का औसत m है, यदि उनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या का मान बताइए। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 2m माइनस n। इसी तरीके से रहेगा, इन दोनों में से एक सवाल देखने को मिलेगा। मैं रिपीट करता हूँ सवाल कि 2 संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या दूसरी संख्या क्या होगी। तो m और 2n रहेगी, और आपका उत्तर जब सोल्व करोगे तो 2m आपका टोटल हो जाएगा, उसमें से एक संख्या n होगी जिसको घटा देना। तो यही आपका आंसर रहेगा 2m माइनस n। तो ये दोनों सवाल देख करके जाइए। अगला सवाल है कि 10 संख्याओं के समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति 58 किलो वजन वाला व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए, अगर एक बंदे एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं तो जो औसत का फॉर्मूला है वही लगा दीजिए। उसने क्या कहा है, औसत, तो औसत 1 बढ़ जाता है, बढ़ता है तो प्लस का 1 कर देना। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 10 लोग हैं, 1 गया वापिस 1 आ गया तो संख्या वही रही 10। तो योग में क्या परिवर्तन हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका प्लस का 10। योग में क्या परिवर्तन हो गया, प्लस का 10। अब जो व्यक्ति जाता है ना, उसमें अगर प्लस का मान है तो जोड़ देना, और माइनस में आए तो घटा देना। देखो 58 kg का व्यक्ति गया है और हमारा योग में परिवर्तन क्या रहा है, योग में परिवर्तन वो रहा है प्लस 10 का, तो ये लो भी प्लस 10। तो अब नए व्यक्ति का वजन जो रहेगा वो क्या रहेगा, 68 किलो रहेगा। अच्छा सवाल है, जब भी
एक व्यक्ति दूसरे को प्रतिस्थापित करता है तो आपका औसत का सूत्र है, उसी में वैल्यू पुट कीजिए। औसत में परिवर्तन बराबर योग में परिवर्तन बट्टा संख्या, संख्या तो वही रहेगी, तो योग में परिवर्तन अगर बढ़ता है तो प्लस कर देना और कहीं प्रतिशत इतना औसत कम हो जाता है तो माइनस कर देना। जो मान प्लस या माइनस में आए, जो व्यक्ति गया है, अगर प्लस में आए तो जोड़ देना और माइनस में आए तो घटा देना। अगर ये कहता ना कि 1 किलो वजन कम हो जाता है तो मैं यहाँ पर माइनस का 1 लेता और फिर हमारा मान आता माइनस के 10, तो फिर मैं 58 में से माइनस 10 कर देता, 48 अपना आंसर होता। इस केस में बढ़ रहा है तो 58 प्लस के 10, 68 किलो का नया व्यक्ति आया है। आसान सा सवाल आ गया। जब भी संख्याओं का अंतर समान हो तो ध्यान रखिए औसत का सूत्र होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। औसत होता है जब बीच का अंतर समान हो संख्याओं में तो पहला पद प्लस अंतिम पद और बट्टा में 2 होता है, ये आपका औसत का सूत्र होता है। तो प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। पहली 100 प्राकृत संख्या है तो पहली संख्या होगी 1 और अंतिम संख्या क्या होगी 100 और बट्टा में 2, और हम जानते हैं 101 बट्टा 2 का मान क्या होता है आपका 50.5 हो जाता है, जो कि ऑप्शन क्या है बी में है। या भाई जिस साथी ने याद कर रखा है कि प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n+1 बट्टा में 2, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो हमारा मान हो जाएगा 100 + 1, 101 बट्टा में 2 आपका 50.5। और वरना जिन साथियों को पता है कि सम संख्या, विषम संख्या या बीच का अंतर समान संख्या हो तो उनके औसत का सूत्र सदैव याद रखिए पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 होता है। अच्छा सवाल रहेगा औसत चैप्टर में। ये भी आपको ये बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको आपको कमेंट में बताना है भाई, पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए सवाल है अगला। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान उसने कितना दे रखा है, अपने को 48 दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं भाई, सबसे पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, इनका औसत कितना दे रखा है हमें 48 दे रखा है। तो औसत गुणा राशियों की संख्या हमारे पास क्या आ जाता है भाई, अपने कुल टेम्परेचर आ जाएगा जो कि कितना आ गया 192 आ गया। अब उसने क्या कहा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार इनका औसत कितना है 52 दे रखा है। तो 52 गुणा में 4 हमारे पास मान आ गया 8 और 20। अब उसने कहा है कि अगर सोमवार का तापमान कितना है, मंडे का तापमान उसने दे रखा है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसने पूछा क्या है फ्राइडे का मान बताइए। तो देखो इस समीकरण में से एक में से मैं 2 घटा देता हूँ भाई, एक में से 2 क्या कर देते हैं घटा देते हैं। एक में से 2 घटाने पर हमारे पास क्या मान आता है, देखो ये भी माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ से ये माइनस, सभी के निशान बदलते चलेंगे। तो हमारे पास आ गया मंडे, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये वाली चीज़ भी कट जाएगी, ये वाली चीज़ भी। हमारे पास आएगा मंडे माइनस का फ्राइडे, और इनका मान क्या आएगा माइनस के 16। अब हमें दे रखा है, देखो मंडे का मान क्या दे रखा है हमें 42 डिग्री उसने दे रखा है, तो माइनस के एफ बराबर में, तो माइनस के एफ है 42 प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। हमारा मान कितना आ गया माइनस के 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ये माइनस का था, ये माइनस कट गया। हमारा फ्राइडे का आंसर कितना आ गया 58 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, जो कि एक अच्छा सवाल था। इस टाइप का सवाल आपको पक्का राजस्थान के पेपर में देखने को मिलता है, टेम्परेचर पर आधारित क्वेश्चन औसत के हिसाब से था। देखो उसने क्या कहा, शुरुआत के 4 दिनों का औसत दे दिया, मैंने 4 से गुणा करके क्या निकाल दिया है उनका टोटल निकाल दिया, जो कि 192 है। फिर उसने मंडे को छोड़ दिया, उसके अलावा आगे के 4 दिन ले लिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उनका औसत 52 दे दिया। मैंने 4 के साथ गुणा किया, मेरा टोटल आ गया 208। अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया गया है। घटाने के बाद में अपने पास जो बची है चीज़ें वो m माइनस में f, इसका मतलब मंडे माइनस फ्राइडे, जो कि बचा है माइनस के 16। अब हमने मंडे की वैल्यू उसने दे रखी थी, वैल्यू पुट किया, और करने के बाद में अपने पास फ्राइडे का मान आ जाता है, जो कि कितना आया 58 डिग्री सेंटीग्रेड। जरूर नोट कर लेना, सही सवाल है, देखने को मिल सकता है भी।
ये आसान से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। सभी सब साथी जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ध्यान रखना। एक ना भाज्य है ना अभाज्य, एक न भाज्य और ना ही अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कह देता तो उत्तर हो जाता आपका 3। सबसे छोटी विषम बोल देता तो, और सबसे छोटी बोला है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब देखो निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? अभी अभी भाज्य पूछा है, ध्यान रखना, अभाज्य नहीं पूछा। देखो 1 ना भाज्य न अभाज्य, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, 3 क्या है? अभाज्य संख्या। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है कि आपके पास में? वो आंसर रहेगा 4। ये थोड़ा ध्यान रखना, लगभग जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 2 3 तीनों ही नहीं होती है, आपका आंसर रहेगा 4। भाज्य संख्या वो होती है जिसके 1 2 या 3 आप बोल सकते हो, जिसके 3 से अधिक गुणनखंड हो कह सकते हो, या जिसमें खुद का भाग जाए, 1 का भाग जाए और अन्य किसी और संख्या का भाग जाए, तो वो सदैव संख्या भाज्य होगी। और अभाज्य संख्या में सदैव स्वयं से और 1 से भाग जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। अब सवाल आया कि सभी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं सदैव याद रखिए स्टार्ट होती है 1 2 3 4। अगर ये प्राकृत संख्याएं हैं और उसमें 0 संख्या और आ जाए, तो 0 और संख्या और जोड़ दी जाए तो वो क्या बन जाएगा? तो ध्यान रखना, सदैव पूर्ण संख्याएं क्या होती है? होल नंबर वो होते हैं 0 1 2 3 4 डैश 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 चलता रहता है। तो यही कहा उसने, सभी प्राकृत संख्याएं और उसमें क्या जोड़ दूं? साथ में 0 लगा दूं तो वो संख्या क्या कहलाती है? तो उत्तर याद रखिए पूर्ण संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट हो गई। पूर्णांक इसका मतलब जिसमें पूर्ण अंक हो, पॉइंटों में ना हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आपकी पूर्णांक कहलाते हैं। सवाल नंबर अगला ठीक सवाल है, स्थानीय मान और अंकित मान। ध्यान रखिए, स्थानीय मान जिस स्थान पर बैठा है वो होता है, अंकित मान और जातीय मान वो अंक स्वयं होता है। अंकित मान बोल देगा या अंकीय मान बोल देगा या जातीय मान बोल देगा। तो जातीय मान अंकीय मान क्या होती है? वो संख्या स्वयं होती है, संख्या स्वयं। और जो स्थानीय मान है वो है स्थान मान, जिस स्थान पर बैठा है, जिस स्थान पर बैठा है भी। अब देखो उसने कहा है 5 का स्थानीय मान और अंकित मान। तो देखो 5 किस पर बैठा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो स्थानीय मान तो हो गया 5000 और अंकीय मान या अंकित मान क्या होता है? उसका 5 होता है और इन दोनों का अंतर पूछा है जो कि होता है 4995। आसान सा सवाल था, रेट L1 वगैरह के पेपर में देखने को मिल जाता है। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना, स्थानीय मान अंकीय मान पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस बार। तो स्थानीय मान जिस स्थान पर बैठा है और अंकित मान क्या है या जातीय मान, वो संख्या स्वयं होती है। ठीक है, चलिए। ये जो कहता है व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, तो अपरिवर्तन की जब भी कोई बात करता है, अपरिवर्तन की, तो सदैव याद रखिए, इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, जो भी कहे वो x%, जो भी वर्दी कहेगा तो वर्दी में प्लस में लिख देना, माइनस कहे तो कमी बोले तो भी x ही लिखना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 30%। अगर वर्दी कहेगा तो नीचे क्या होगा? 100 प्लस में ले लेना चीज़ x को, और अगर कमी कहे तो माइनस ले लेना। यह आपका प्रतिशत निकालने का तरीका होता है। और गुणा में 100, ये मान में अपरिवर्तन हो जाता है इससे। देखो उसने क्या कहा, एक चीनी के दाम में 30% की वृद्धि हुई, तो आप ऊपर 30 लिख दीजिए। बट्टे में वृद्धि गई है तो नीचे प्लस लूंगा, और कमी कहता है तो माइनस लूंगा। तो ये क्या हो गया अपने पास में 100 प्लस के 30, और गुणा में क्या आ गया? 100। हमारा मान आ गया आपके पास में ऊपर 330 और बट्टा में 130 और गुणा में 100 का 100। 0 से 0 काट दिया, हमारा मान आ गया 300 और बट्टे में 13%। यही आपका आंसर है जो कि ऑप्शन ए में है। तो अपरिवर्तन की बात करें तो हमेशा ये सूत्र याद रखिए,
जो भी बोल रहा है उसने वो यही कहेगा चीनी के दाम में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी कितना उपयोग कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, या कहेगा चीनी के दाम में इतने प्रतिशत की कमी हो जाए तो गृहिणी कितना उपयोग अधिक करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। जब भी अपरिवर्तित की बात करें x प्रतिशत भट्टा में 100 प्लस माइनस x गुणा में 100। प्लस कब लेना है? जब ऊपर वृद्धि बोल रहा है सवाल में तो प्लस लेना है, ऊपर कमी बोल रहा है तो हमें माइनस लेना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल रहेगा, नोट कर लेना भाई। उसने कहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। देखो बी का वेतन हम 100 मान लेते हैं तो 20% कम क्या होगा? 100 का 20% 20 होता है, कम कर दो 20 तो 80 हो गया। ए का मान है 80 हो गया, बी का मान है 100। अब उसने क्या कहा? बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? पहले तो बताओ अधिक कितना है? 20। जिससे तुलना की जाती है उसको बट्टे में रखा जाता है। ए से तुलना की है 80 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। हमारा मान कट गया 4 बार। हम जानते हैं 100 बट्टा में 4 होता है आपका 25%। तो यही आपका आंसर है बी फॉर बॉय। कैसे? उसने कहा है बी ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी को 100 मान लो, जिससे तुलना अगर कम कहता है तो 100 से कम कर दो और ज़्यादा कहे तो जोड़ दो। उसने 20% कम बोला है तो 100 से 20 कम कर दो, 80 आपका ए का मान आ गया। उसने ये पूछा है बी ए से कितना अधिक है, तो ए से 20 अधिक है। प्रतिशत में पूछा है तो तुलना ए से हो रही है बट्टे में ए और 100 का गुणा प्रतिशत निकालने के लिए हमारा मान आ जाता है 21। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। जरूर बताना साथियों कि कैसे लगे हैं और अपने सुझाव जरूर देना कि ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और किन टॉपिक पर हम ज़्यादा वीडियो बनाए ताकि आपको फ़ायदा हो। और जिन साथियों ने अभी तक त्योहार टॉपिक का PYQ नहीं देखा है वीडियो ज़रूर देखें और अच्छे से नोट कर लें। और आपको क्या लगता है उसके ऊपर थ्योरी का वीडियो भी बनाना चाहिए तो ज़रूर बताना। और जो भी पुरानी वीडियो आप उनको जो आपका सिलेबस प्रिंट करके लिख रखिए, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आप वीडियो देख करके अपने सिलेबस को कवर कीजिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे राजस्थान की। उससे पहले जो राजस्थान में अभी कोई एग्जाम है उसके सिलेबस की बात करेंगे ताकि उस सिलेबस को टारगेट करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा यहाँ पर आसान भाषा में और पुराने जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनके साथ में हम अच्छे से तैयारी करा सकें आपको। और फिर भी जो भी आपके सुझाव है ज़रूर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और अपना सहयोग बनाए रखिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।